ब्रह्मांड ऐसा खिलौना ने जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हर बंदर केला पाने का ट्राई ज़रूर करता है। तो आज हम ज्ञान की गंगा में स्विमिंग का ट्राई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज रात जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको तारों से भरा एक विशाल गुंबद नजर आएगा। और यदि आसमान साफ हो तथा प्रदूषण कम हो तो आपको एक हल्की धुंधली सी सफ़ेद पट्टी भी दिखाई देगी, जिसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल तारों का समूह, जिसमें हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और अरबों खरबों तारे बसे हुए हैं, आखिर बना कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? किस अंधकार से ये रोशनी की ये चादर उभरी? आज हम इसी अद्भुत, इसी विराट कहानी को समझने वाले हैं। आकाशगंगा के जन्म की कहानी, जो विज्ञान की सबसे रोमांचक और सबसे रहस्यमयी गाथाओं में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं समय की उस शुरुआत से जहां से सब कुछ आरंभ हुआ। महाविस्फोट, वो क्षण जब समय का जन्म हुआ। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, उस क्षण से जिसे विज्ञान की भाषा में महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग कहा जाता है। उस समय न कोई आकाश था, न कोई तारा, न कोई ग्रह, न समय और न ही स्थान। सब कुछ एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सघन और अत्यंत गर्म बिंदु में समाया हुआ था, जिसे वैज्ञानिक भाषा में विलक्षणता अर्थात सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और फिर एक अकल्पनीय क्षण में यह बिंदु फैलना शुरू हुआ, इतनी तीव्र गति से कि पलक झपकते ही यह ब्रह्मांड अपने प्रारंभिक आकार से खरबों गुना बड़ा हो गया। यही वो क्षण था जब समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ का जन्म हुआ। यही वो क्षण था जब हमारी इस विशाल सृष्टि की नींव पड़ी। इस महाविस्फोट के तुरंत बाद ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घने प्लाज्मा से भरा हुआ था, जिसमें कोई भी परमाणु स्थिर रूप से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि तापमान इतना अधिक था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़ नहीं पाते थे। लगभग 3,80,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मांड कुछ ठंडा हुआ, तब जाकर पहली बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़कर हाइड्रोजन के परमाणु बनाने में सफल हुए। इस घटना को पुनर्संयोजन कहा जाता है और इसी क्षण से ब्रह्मांड में प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगा। ये वो प्रकाश है जिसे आज भी वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण के रूप में मापते हैं, और यही हमारे लिए ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर है, जैसे किसी नवजात शिशु की पहली झलक। अंधकार युग और पहली संरचनाओं का जन्म। पुनर्संयोजन के बाद ब्रह्मांड में एक लंबा अंधकार युग आया। इस समय कोई तारे नहीं थे, कोई आकाशगंगाएं नहीं थीं, केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशाल, लगभग समरूप बादल संपूर्ण अंतरिक्ष में फैला हुआ था। परंतु यह बादल पूरी तरह समरूप नहीं था। इसमें अत्यंत सूक्ष्म असमानताएं थीं। कहीं घनत्व थोड़ा अधिक था तो कहीं थोड़ा कम। यही सूक्ष्म असमानताएं आगे चलकर संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना की नींव बनी। इन्हीं असमानताओं का मूल स्रोत महाविस्फोट के तत्काल बाद हुए क्वांटम उतार चढ़ाव थे, जो मुद्रास्फीति नामक प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए थे। इन असमानताओं में जहां घनत्व थोड़ा भी अधिक था, वहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव थोड़ा प्रबल हो जाता था, और यह प्रबल गुरुत्वाकर्षण आसपास की गैस को अपनी ओर खींचने लगा। ये एक अत्यंत धीमी परंतु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें सघन क्षेत्र और सघन होते गए और विरल क्षेत्र और विरल होते गए। यहीं से हमारी आकाशगंगा के निर्माण की वास्तविक कहानी शुरू होती है, डार्क मैटर की अदृश्य भूमिका। अब यहाँ एक ऐसा किरदार सामने आता है जो हमारी इस कहानी का सबसे रहस्यमयी परंतु सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, और उसका नाम है डार्क मैटर अर्थात श्याम पदार्थ। ये वो पदार्थ है जिसे हम न तो देख सकते हैं, न ही किसी दूरबीन से सीधे पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के साथ किसी भी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं करता। परंतु इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अत्यंत वास्तविक है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का लगभग 85% भाग यही अदृश्य डार्क मैटर है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में यही डार्क मैटर सबसे पहले उन सूक्ष्म घनत्व असमानताओं के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे विशाल अदृश्य संरचनाएं बनने लगी, जिन्हें वैज्ञानिक डार्क मैटर हेलो कहते हैं। ये हेलो किसी अदृश्य पालने के समान थे, जिनके भीतर सामान्य पदार्थ अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम गैस धीरे धीरे एकत्रित होने लगी। यदि डार्क मैटर न होता तो शायद गैस को इतनी तीव्रता से इकट्ठा होने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण ही न मिल पाता, और आज हमारी आकाशगंगाएं शायद अस्तित्व में ही न होती।
इस प्रकार डार्क मैटर भले ही अदृश्य हो, परंतु आकाश गंगाओं के निर्माण की पूरी कहानी का मूल आधार है। पहले तारों का जन्म। जैसे जैसे गैस इन डार्क मैटर हेलो के भीतर सिकुड़ती गई, उसका घनत्व और तापमान बढ़ता गया। जब किसी क्षेत्र में गैस का घनत्व एक निश्चित सीमा को पार कर गया, तब उस क्षेत्र के केंद्र में इतना दबाव और इतनी गर्मी उत्पन्न हो गई कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और इसी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होकर प्रकाश के रूप में बाहर निकलने लगी। यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड का पहला तारा जन्मा और अंधकार युग का अंत हुआ। ये पहली पीढ़ी के तारे, जिन्हें वैज्ञानिक जनसंख्या 3 तारे कहते हैं, आज के तारों से बिल्कुल भिन्न थे। ये विशाल आकार के थे, कुछ हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना भारी, और इनका जीवन काल अत्यंत छोटा था, क्योंकि इतने विशाल तारे अपने ईंधन को बहुत तीव्र गति से जलाते हैं। इन तारों के भीतर पहली बार हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और अन्य तत्व, जिन्हें खगोल विज्ञान की भाषा में धातु कहा जाता है। जब ये विशाल तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा नामक भीषण विस्फोट में नष्ट हुए, तब उन्होंने इन नवनिर्मित भारी तत्वों को संपूर्ण अंतरिक्ष में बिखेर दिया। यही तत्व आगे चलकर नई पीढ़ी के तारों, ग्रहों और अंततः जीवन के निर्माण का आधार बने। यह सोचकर रोमांच होता है कि हमारे शरीर में मौजूद कार्बन और लोहा कभी किसी प्राचीन तारे के भीतर बना था और उसके विस्फोट से अंतरिक्ष में फैला था, छोटी संरचनाओं से विशाल आकाशगंगा तक संचयन की प्रक्रिया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आकाशगंगाएं एक बार में ही अपने वर्तमान विशाल रूप में बन गई, या फिर ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आकाशगंगाओं का निर्माण एक बॉटम अप, अर्थात नीचे से ऊपर की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले छोटी छोटी संरचनाएं बनी, छोटे तारा समूह, छोटी प्रोटो गैलेक्सी, और फिर समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये छोटी संरचनाएं आपस में टकराईं और विलीन होती गईं, और धीरे धीरे विशाल आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में गैस का ठंडा होना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब गैस डार्क मैटर हेलो के भीतर गिरती है तो घर्षण और संपीड़न के कारण वो गर्म हो जाती है, परंतु यदि वो गैस ठंडी होकर ऊर्जा खोने में सक्षम हो तो वो और अधिक सिकुड़ सकती है और डिस्क के आकार में व्यवस्थित हो सकती है। यही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी आकाशगंगा जैसी सर्पिल आकाशगंगाओं की चपटी घूमती हुई डिस्क का निर्माण होता है। जो गैस ठंडी नहीं हो पाती, वो एक गोलाकार प्रभामंडल के रूप में बाहरी क्षेत्र में बिखरी रह जाती है, जिसमें पुराने तारों के गोलाकार समूह, जिन्हें ग्लोबुलर क्लस्टर कहा जाता है, पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारी अपनी आकाशगंगा की, जिसे हम मंदाकिनी अथवा मिल्की वे के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी आकाशगंगा का निर्माण भी लगभग 13 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब कुछ छोटी प्रोटो गैलेक्सी संरचनाएं आपस में मिलनी शुरू हुई। हाल ही में गैया नामक अंतरिक्ष यान से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारी आकाशगंगा के प्रारंभिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे गैया एनसीलाडस विलय के नाम से जाना जाता है। इस घटना में एक मध्यम आकार की आकाशगंगा हमारी युवा मंदाकिनी से टकराई और उसमें विलीन हो गई, जिसने हमारी आकाशगंगा की संरचना को स्थायी रूप से प्रभावित किया, और आज भी उस प्राचीन टकराव के तारे हमारी आकाशगंगा के प्रभामंडल में मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक विशेष रासायनिक हस्ताक्षरों के आधार पर पहचान पाते हैं। समय के साथ हमारी आकाशगंगा ने और भी छोटी छोटी बौनी आकाशगंगाओं को अपने भीतर समाहित किया और धीरे धीरे गैस से समृद्ध होती गई, जिससे नए नए तारे बनते गए। हमारा सूर्य, जो एक अपेक्षाकृत युवा तारा है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले इसी आकाशगंगा की एक बाह में, जिसे हम ओरायन भुजा कहते हैं, एक विशाल गैस और धूल के बादल के भीतर से जन्मा। ये वही बादल था जो अनेक पुराने तारों के सुपरनोवा विस्फोटों से समृद्ध हो चुका था। तभी तो हमारे सौर मंडल में लोहा, सिलिकॉन, कार्बन और अन्य भारी तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिन्होंने आगे चलकर पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों और अंततः जीवन को जन्म देने में सहायता की। आकाशगंगाओं के निर्माण की कहानी में एक और अत्यंत रहस्यमयी पात्र है, और वह है केंद्रीय महाकाय ब्लैक होल। वैज्ञानिक शोध से ये स्पष्ट हुआ है कि लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक अत्यंत विशाल ब्लैक होल स्थित होता है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लाखों से लेकर अरबों गुना तक हो सकता है। हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक ऐसा ही महाकाय ब्लैक होल स्थित है, जिसे धनु तारा ए कहा जाता है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इन महाकाय ब्लैक होल का निर्माण और आकाशगंगा का निर्माण एक साथ परस्पर जुड़ी हुई प्रक्रिया के रूप में हुआ। यह भी देखा गया है कि आकाशगंगा के केंद्रीय उभार का द्रव्यमान और उसके केंद्रीय ब्लैक होल का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संबंधित रहता है, जो यह संकेत देता है कि दोनों की वृद्धि आपस में गहराई से जुड़ी हुई रही होगी। संभवतः प्रारंभिक ब्रह्मांड में जब छोटी आकाशगंगाएं आपस में विलीन होती थीं, ब्रह्मांड में सभी आकाशगंगाएं एक जैसी नहीं दिखती और ये उनके निर्माण इतिहास पर निर्भर करता है। सर्पिल आकाशगंगाएं, जैसी कि हमारी अपनी मंदाकिनी है, एक चपटी घूमती हुई डिस्क के रूप में होती हैं, जिनकी भुजाओं में नए तारे लगातार बनते रहते हैं। इसके विपरीत दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं अधिक गोलाकार अथवा अंडाकार होती हैं, जिनमें अधिकतर पुराने तारे होते हैं और नए तारों का निर्माण बहुत कम होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं प्रायः दो बड़ी सर्पिल आकाशगंगाओं के हिंसक विलय से बनती हैं, जिसमें टकराव की प्रक्रिया में डिस्क की सुव्यवस्थित संरचना पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है और तारे एक अव्यवस्थित गोलाकार आकार में पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनियमित आकाशगंगाएं भी पाई जाती हैं, जिनका कोई स्पष्ट सुव्यवस्थित आकार नहीं होता और ये प्रायः किसी हालिया टकराव अथवा किसी बड़ी आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण विकृत हो चुकी होती हैं। इस प्रकार आकाशगंगाओं का आकार स्वयं में उनके अतीत की एक जीवंत कहानी कहता है। आकाशगंगाओं का निर्माण किसी एक समय में समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि यह एक सतत अनवरत प्रक्रिया है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं अकेली नहीं होती, वे समूहों और महासमूहों में एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती हैं। समय समय पर ये आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं और ये टकराव लाखों वर्षों तक चलने वाली एक धीमी परंतु अत्यंत नाटकीय प्रक्रिया होती है। ये रोचक तथ्य है कि जब दो आकाशगंगाएं टकराती हैं तो उनके भीतर के तारे आपस में बहुत कम टकराते हैं, क्योंकि तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि सीधी टक्कर की संभावना नगण्य होती है। परंतु गैस के विशाल बादल आपस में टकराकर संकुचित होते हैं, जिससे नए तारों के निर्माण में भारी उछाल आता है। इस घटना को स्टारबर्स्ट कहा जाता है। हमारी अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी भी इस प्रक्रिया से अछूती नहीं है। खगोलविदों ने गणना करके ये बताया है कि लगभग 4 अरब वर्षों बाद हमारी मंदाकिनी हमारी निकटतम बड़ी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। इस टकराव में दोनों आकाशगंगाएं धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होकर एक नई विशाल दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा का निर्माण करेंगी, जिसे वैज्ञानिकों ने पहले से ही मिल्कोमेडा नाम दे दिया है। ये सोचकर अद्भुत लगता है कि जिस आकाशगंगा को हम आज अपना घर कहते हैं, वो भी स्थायी नहीं है। जब हम ब्रह्मांड को बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं तो हमें एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। आकाशगंगाएं यादृच्छिक रूप से बिखरी हुई नहीं हैं, बल्कि वे एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल के रूप में व्यवस्थित हैं, जिसमें आकाशगंगाओं के लंबे लंबे तंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके बीच विशाल खाली क्षेत्र, जिन्हें वॉइड कहा जाता है, फैले हुए हैं। ये संरचना ठीक वैसी ही दिखती है जैसे किसी विशाल मकड़ी के जाले की बनावट हो अथवा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं का जटिल जाल। ये ब्रह्मांडीय जाल भी उन्हीं प्रारंभिक सूक्ष्म घनत्व असमानताओं का परिणाम है जिनकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी, जो डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समय के साथ विशाल संरचनाओं में विकसित हुई। जेम्स वेब दूरबीन और प्रारंभिक ब्रह्मांड की नई झलक। पिछले कुछ वर्षों में जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के प्रक्षेपण ने आकाशगंगाओं के निर्माण को समझने की हमारी क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। यह अत्यंत शक्तिशाली दूरबीन अवरक्त प्रकाश के माध्यम से इतनी दूर तक देख सकती है कि वैज्ञानिक अब उन आकाशगंगाओं को भी देख पा रहे हैं जो महाविस्फोट के मात्र 30 से 40 करोड़ वर्षों के भीतर ही निर्मित हो चुकी थी। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य लेकर आई, क्योंकि पहले के सिद्धांतों के अनुसार इतनी शीघ्र, इतनी विशाल और सुव्यवस्थित आकाशगंगाओं का निर्माण संभव ही नहीं माना जाता था। इन खोजों ने वैज्ञानिकों को अपने पुराने मॉडलों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया है और यह क्षेत्र आज भी खगोल भौतिकी के सबसे सक्रिय शोध क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। हर नई खोज के साथ आकाशगंगा निर्माण की यह कहानी और भी विस्तृत तथा और भी जटिल होती जा रही है, जो ये दर्शाता है कि विज्ञान की ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि निरंतर आगे बढ़ रही है। क्वासर, प्रारंभिक आकाशगंगाओं के चमकते हुए हृदय। प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक और अत्यंत रोचक परिघटना देखी जाती है, जिसे क्वासर कहा जाता है। ये अत्यंत दूर स्थित, अत्यंत चमकीले पिंड हैं, जो वास्तव में युवा आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित महाकाय ब्लैक होल हैं, जो भारी मात्रा में गैस और धूल को अपने भीतर खींच रहे होते हैं।
जब पदार्थ इन ब्लैक होल की ओर गिरता है तो वो एक चक्रीय डिस्क में घूमते हुए अत्यंत गर्म हो जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इतनी अधिक कि कभी-कभी एक क्वासर संपूर्ण आकाशगंगा के सभी तारों से भी अधिक चमकीला दिखाई दे सकता है। खगोलविदों के लिए क्वासर एक अत्यंत उपयोगी उपकरण साबित हुए हैं, क्योंकि इनकी तीव्र चमक के कारण इन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखा जा सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को प्रारंभिक ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं तथा उनके केंद्रीय ब्लैक होल के विकास को समझने में सहायता मिलती है। तारा निर्माण का स्वर्णिम युग। खगोलविदों के अध्ययन से ये पता चला है कि ब्रह्मांड के इतिहास में तारा निर्माण की दर हमेशा एक समान नहीं रही है। महाविस्फोट के लगभग 2 से 3 अरब वर्षों बाद के काल इसी काल में आकाशगंगाओं में तारा निर्माण की दर अपने चरम पर थी। उस समय आकाशगंगाओं के भीतर गैस की प्रचुरता अत्यधिक थी और आकाशगंगाओं के बीच टकराव तथा विलय भी अपेक्षाकृत अधिक बार होते थे, जिससे नए तारों के निर्माण को भारी बढ़ावा मिलता था। उसके पश्चात धीरे धीरे यह दर घटती गई है, क्योंकि आकाशगंगाओं के भीतर उपलब्ध ठंडी गैस की मात्रा कम होती गई है। आज हमारी अपनी आकाशगंगा में तारा निर्माण की दर उस स्वर्णिम युग की तुलना में कहीं अधिक धीमी है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में यह दर और भी घटती जाएगी, जब तक कि एक दिन नए तारों का बनना लगभग रुक न जाए। हबल का वर्गीकरण और आकाशगंगाओं की पहचान की यात्रा 20वीं सदी के आरंभ में यह भी स्पष्ट नहीं था कि आकाश में दिखने वाली धुंधली सी निहारिकाएं वास्तव में हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर की गैसीय संरचनाएं हैं, या फिर वे स्वयं में हमारी आकाशगंगा से बाहर अत्यंत दूर स्थित स्वतंत्र और विशाल आकाशगंगाएं हैं। इस प्रश्न का समाधान खगोल शास्त्री एडविन हबल ने किया जब उन्होंने एंड्रोमेडा निहारिका में सेफीड नामक विशेष प्रकार के परिवर्ती तारों का अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि यह निहारिका वास्तव में हमारी अपनी आकाशगंगा से बाहर लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक स्वतंत्र आकाशगंगा है। इस खोज ने संपूर्ण खगोल विज्ञान की दिशा ही बदल दी और मानवता को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारा ब्रह्मांड केवल हमारी अपनी आकाशगंगा तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें अरबों खरबों अन्य आकाशगंगाएं भी बसी हुई हैं। आगे चलकर हबल ने ही आकाशगंगाओं को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करने की एक पद्धति भी विकसित की, जिसे आज भी हबल अनुक्रम के नाम से जाना जाता है और जिसमें सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार तथा अनियमित आकाशगंगाओं का वर्गीकरण किया गया है। बौनी आकाशगंगाओं का महत्व। जब हम आकाशगंगाओं की बात करते हैं तो प्रायः हमारे मन में विशाल, भव्य सर्पिल अथवा दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं की छवि उभरती है, परंतु वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या बौनी आकाशगंगाओं की है, जो आकार में हमारी अपनी मंदाकिनी से कहीं छोटी होती हैं, कभी कभी केवल कुछ हजार अथवा कुछ लाख तारों से ही बनी होती हैं। ये बौनी आकाशगंगाएं आकाशगंगा निर्माण की बॉटम अप प्रक्रिया के सबसे प्रारंभिक निर्माण खंड मानी जाती हैं और आज भी हमारी अपनी आकाशगंगा के चारों ओर दर्जनों बौनी आकाशगंगाएं परिक्रमा करती पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ धीरे धीरे हमारी मंदाकिनी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा निगली जा रही हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और यह एक जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार बड़ी आकाशगंगाएं समय के साथ छोटी आकाशगंगाओं को अपने भीतर समाहित करके विकसित होती रहती हैं। दोस्तों, यह थी आकाशगंगा के निर्माण की अद्भुत, विराट और रोमांचक कहानी, जो एक अकल्पनीय महाविस्फोट से शुरू होकर अंधकार युग से गुजरते हुए अदृश्य डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण आलिंगन में पहले तारों के जन्म से लेकर अनगिनत टकरावों और विलयों के माध्यम से आज हमारी अपनी मंदाकिनी जैसी भव्य सर्पिल संरचना तक पहुंची है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम, हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, यह सब किसी न किसी प्राचीन तारे के अवशेषों से बने हैं और हमारे भीतर बहने वाला हर कण कभी किसी दूर के तारे के हृदय में गढ़ा गया था। यह सोचकर हमारा अपने ब्रह्मांड से जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। उम्मीद है आपको आकाशगंगा के निर्माण की यह वैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल स्टोकास्ट्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्मांड के किसी और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
इस यात्रा में बहुत मज़ा आया कि नहीं? जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। ये बहुत मज़ेदार है, सुंदर है, अद्भुत है। आज के ज़माने में लोग डिप्रेशन में हैं। वो स्पेस के बारे में जानकर आप अपनी ये छोटी छोटी बातें भूल जाएंगे।